अवैध अतिक्रमण होगा, जहाँ सरकारी जमीन पर कब्जा होगा, उस पर 100% बुलडोजर चलेगा, उसको तोड़ने का काम करेंगे। तो ने इसका स्वागत किया है और पूरा देश आज इस फैसले का स्वागत कर रहा है। पूरा देश बुलडोजर का स्वागत कर रहा है। अगर हम आज दिल्ली को साजने संवारने में जिस तरह से हमने पूरी दिल्ली का कचरा साफ किया है, पूरी दिल्ली को कचरा मुक्त किया, ऐसे ही पूरी दिल्ली को हम जहाँ अवैध रोंगियों ने, बांग्लादेशियों ने और कुछ राजनीतिक ताकतों के माध्यम से अवैध कब्जा करने का काम किया गया और सरकारी जमीन पर जिस तरह से कब्जा किया, उस सरकारी जमीन को मुक्त करा करके जो जनता के हित में होना चाहिए, जो जनता के लिए समर्पित है, उसको हम जनता के हित में समर्पित करें। पूरी की पूरी बीजेपी आज दिल्ली के अंदर, चाहे वो आप करोल बाग चले जाओ, चाहे करावल नगर चले जाओ, चाहे रोहिणी चले जाओ, चाहे बादली चले जाओ, चाहे आप आरकेपुरम चले जाओ, चाहे राजेंद्र नगर चले जाओ, इनके कार्यकर्ताओं को टारगेट दिया गया है कि अगले 7-8 महीने में दिल्ली के अंदर चुनाव हो जाएंगे और फिर हम आने वाले नहीं हैं, तो जितना पैसा इकट्ठा कर सकते हो इकट्ठा कर लो। यानी कि बीजेपी कहती है कि अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं होगा, लिस्ट तैयार कर रही है। आम आदमी पार्टी कहती है कि दरअसल ये लिस्ट विस्ट नहीं है, उगाही का रोड मैप है। सवाल कुछ लेकर आए हैं, सुनिएगा और इसी पर हम चर्चा करेंगे। दिल्ली में अतिक्रमण पर घमासान क्यों मचा हुआ है? सवाल ये भी, दिल्ली में अतिक्रमण अगर हुआ तो फिर जिम्मेदार कौन है? ये सवाल भी उतना ही जायज है। सवाल एक और महत्वपूर्ण, अतिक्रमण पर आप बनाम बीजेपी क्यों? अगर अतिक्रमण है, दिल्ली वालों को दिक्कतें हो रही हैं, तो मिलकर समाधान क्यों नहीं करते हैं अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से? जो एमसीडी कर सकती है वो एमसीडी करे, जो दिल्ली सरकार कर सकती है वो दिल्ली सरकार करे, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। इसी वजह से आज हम इस पर चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या ये सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट है एमसीडी इलेक्शन तक, या वाकई दिल्ली की परवाह है? तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल मोहनलाल गिहारा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता बीजेपी। मोहनलाल जी, आप लोगों ने लिस्ट बनाई है, क्या बहुत देर कर दी ये लिस्ट बनाने में, या आपको लगता है कि इलेक्शन से पहले लिस्ट ही बनानी थी? टाइमिंग बहुत सोच समझ के डिसाइड किया आप लोगों ने? माफ कीजिएगा, मैं थोड़ा देर से जुड़ा हूं, मुझे दोबारा से एक बार विषय बताइए। हाँ सर, एमसीडी सबसे बड़ी बात जो मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ वो ये कि इन दिनों लिस्ट तैयार हो रही है। अतिक्रमण बहुत बड़ा विषय, विशेष तौर पर जहांगीरपुरी प्रकरण के बाद से हम देख रहे हैं कि अतिक्रमण कहीं पर भी नहीं रहने दिया जाएगा, सबके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। आदेश गुप्ता जी एक्टिव मोड में है, फिर गाँव के नाम बदले जा रहे हैं, उस पर मैं बाद में आऊंगी। मेरा जो सवाल था आपसे ये, मुझे लगता है आप विषय भी पूरी तरह से समझ गए हैं सर। ये जो लिस्ट बनी है, या जो दिल्ली में अतिक्रमण की समस्या बीजेपी महसूस कर रही है, ये अचानक से महसूस हुआ या आपको लगता था कि नहीं, टाइमिंग महसूस तो पहले से हो रखा था, टाइमिंग थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात थी? देखिए, इसमें एक तो क्योंकि मैं नहीं जानता हूं, पूरी दिल्ली जानती है, आप लोग जानते हैं, आप लोग तो बड़े पत्रकार हैं, कि पिछले 15 साल से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है एमसीडी के अंदर। तो जब 15 साल से सरकार है एमसीडी के अंदर, तो एमसीडी की एक जनरल प्रक्रिया है, अधिकारियों के माध्यम से लगातार वो सब स्थान चिन्हित होते हैं जहां पे अतिक्रमण है, उसको हटाने के लिए बकायदा लगातार काम होते हैं। इसीलिए 15 साल से एमसीडी के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी है। हाँ, आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा अब, या तथाकथित कहें कि आम आदमी के पार्टी के जो लोग हैं, या जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, या आम आदमी पार्टी के मुखिया हैं, उन्होंने जिसको एक धार्मिक रूप देने का काम किया है, ये गलत काम कर रहे हैं। देखिए, एक बात मैं जरूर आपके चैनल से बड़ी जिम्मेदारी से कहूंगा कि जब किसी भी चीज की इंतहा हो जाती है, कहते हैं ना, नाक से जब पानी ऊपर चला जाता है, तो साहब उसमें आदमी को तैरना पड़ता है। और जिस तरह से यहाँ दिल्ली के अंदर रोहिंग्याओं ने और बांग्लादेशियों ने जिस तरह से अतिक्रमण करके अति मचा रखी थी, अब वो समय आ गया था कि उन पे वार किया जाए, वो सारे अतिक्रमण को हटाया जाए, उस अतिक्रमण से दिल्ली को छुटकारा दिलवाया जाए। वो भारतीय पार्टी कर रही है, और वो भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि एमसीडी में है, आप हमारा नाम ले रहे हैं, बात तो वास्तव में सब अधिकारियों के माध्यम से होता है। एमसीडी का काम है, सरकार का काम है, सब अधिकारी करते हैं। ठीक है, ये तो बात आप भी जानते हैं। और मैंने बड़े इत्मीनान से आपको सुना मैंने। अब मेरा सवाल है, ये रोहिंग्या, ये बांग्लादेशी
क्या बीजेपी को आज ही याद आए हैं? और अगर ये इस देश में है तो कौन जिम्मेदार है? अगर हैं तो, और अब किसकी जिम्मेदारी है इन्हें रोकने की? एक बात। दूसरी बात, क्या आपके सर से पानी गुजरने में, क्योंकि आपने अभी शब्द इस्तेमाल किया कि सर से पानी गुजरता है तो उसमें तैरना पड़ता है, 15 साल लगते हैं सर, 15 साल बहुत वक्त लेते हैं। फिर तो आप, मेरी बात पूरी नहीं हुई सर, एक बार बात पूरी करने दीजिएगा। 15 साल लगते हैं, बड़ा लंबा वक्त लिया आपने। दुर्गेश पाठक जी कहते हैं कि दरअसल एमसीडी में आने वाले तो हैं नहीं, टारगेट दे दिया गया है सभी को, अपने अपने क्षेत्र से इतनी उगाही करो। अगर किसी का छज्जा बड़ा है तो 5 लाख लो, थोड़ा और बड़ा है तो 10 लाख लो, अगर थोड़ा आगे बढ़ा के मकान ही बना लिया है तो 15 लाख ले लो। क्या कहेंगे आप? देखिए, इसमें तो आपने भी दिखाया और देश के बड़े बड़े चैनलों ने दिखाया कि आम आदमी की एक निगम पार्षद रंगों हाथे सीबीआई ने पकड़ा है। 20,000 रुपए की रिश्वत लेके, वो आपने भी देखा है, आपने दिखाया भी है और हम सब जानते हैं। जहां तक बात है पानी ऊपर होने की बात है, तो मैं आप फिर अपने शब्दों को दोहरा रहा हूं कि जिस तरह से रोहिंग्याओं ने और बांग्लादेशियों ने जिस तरह से दिल्ली को बर्बाद करने के लिए अति मचा दी, आप रोड के ऊपर बैठ जाएंगे, आप रोड के ऊपर अतिक्रमण करके कहेंगे साहब ये मेरा काम है। अरे ऐसे नहीं होता साहब, रोड के ऊपर अतिक्रमण करेंगे तो हटेगा, बुलडोजर भी चलेगा। और मैं फिर अपनी बात को दोहरा रहा हूं कि पहले, क्योंकि आम आदमी के ध्यान में ये बात जाती नहीं थी, लेकिन अब जब आप लोगों ने दिखाया कि किस तरह से जागीरपुरी के अंदर अतिक्रमण हुआ और उस अतिक्रमण बुलडोजर चला, तो सारे न्यूज चैनल ने दिखाया। वरना तो मुझे शायद ये कहते हुए भी हिचक नहीं होगी कि आपका तो चैनल है जो इस बात को डिबेट के माध्यम से दिखा रहा है, वरना बड़े बड़े देश के चैनल तो आज भी इस बात को बात करने के तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी किस तरह से आपसी तालमेल है और किस तरह से बड़ा आप क्या बातें कही जा रहे हैं? आपको थोड़ा सा आप ध्यान दे रहे हैं? आप क्या बातें कही जा रहे हैं? आप क्या कहे जा रहे हैं सर? मैं वही कह रहा हूं जो आपने मुझसे पूछा। आपने मुझसे पूछा कि आपने लिस्ट बना रखी थी क्या? हाँ। मैंने कहा कि हाँ, लिस्ट तो पहले से बनती है। एमसीडी 15 साल से लिस्ट पे ही काम करती है, बिना लिस्ट बनाए अतिक्रमण नहीं हटाया जाता। लेकिन अब क्योंकि रोहिंग्याओं ने बांग्लादेश लिस्ट बनाइए, अतिक्रमण हटाइए, अवैध कॉलोनियों को पक्का कर देते हैं आप लोग। इलेक्शन से पहले अवैध कॉलोनियां बसाई जाए। और मैं तो सभी सरकारों की यही स्थिति है, किसी विशेष की नहीं। और 15 साल लगे आपको, आपने मेरे एक सवाल का जवाब नहीं दिया। अगर रोहिंग्या बांग्लादेशियों की, अगर आपको इन्हें बाहर निकालना है, ये आए कहां से हैं? अब ये कोई फिल्म तो नहीं चल रही कि तारों के नीचे से आ गए। अगर आए हैं तो सवाल तो ये भी बुनियादी होगा। ठीक है, काम कौन कर रहा है? ठीक है, जमात की तरह लगातार सारी सुविधाएं, चाहे गिराहा जी, ठीक है, उनको कौन कर रहा है? ये आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी के नरेश बालियान जी हैं हमारे साथ में। बालियान साहब, ये जो लिस्ट बनी है, अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं होगा। यूं तो 15 साल लग गए इस लिस्ट को बनने में, कोई बात नहीं, इसका जवाब मुझे संतुष्ट करने वाला हमारे दर्शकों को नहीं आया। ठीक है, अगर लिस्ट बनी है और अतिक्रमण हटाया जा रहा है तो आम आदमी पार्टी को क्यों आपत्ति है? क्यों आपत्ति है आपको? अच्छा है ना, दिल्ली बेहतरीन हो जाएगी। दिल्ली बेतरतीब हो चुकी है दिल्ली, आपको कुछ समझ नहीं आता कहां से शुरू है कहां से खत्म। एक सलीके की दिल्ली हो जाएगी, क्या दिक्कत है फिर? मैं कह रहा हूं आपको लिस्ट दिख रही है, मैं लिस्ट दिखा रहा हूं। ये लिस्ट भारतीय जनता पार्टी के जितने भी काउंसलर हैं, 160 काउंसलर हैं भारतीय जनता पार्टी के, जिन लोगों ने अपना घर अतिक्रमण करके और अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन करके बना रखा है। क्या 160 कोई छोटी संख्या नहीं होती? क्या इनके ऊपर कोई एक्शन होगा? इनके जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं आदेश गुप्ता जी, उनका खुद का घर अनऑथराइज है। ये 160 काउंसलरों की लिस्ट के बड़े नाम पढ़ दीजिए सर, इस लिस्ट के बड़े नाम पढ़ दीजिए, 2-4 अगर आपने पूरी लिस्ट पढ़ी और मार्क किए हैं तो जरा नाम पढ़ दीजिएगा सर। गिराहा जी प्लीज, गिराहा जी एक सेकंड, मोहनलाल जी सुनिए, मोहनलाल जी प्लीज उन्हें बोलने दीजिएगा। इस डिबेट का एक नियम मुझे रोज बताना पड़ता है कि हमें एक दूसरे को सुनना होता है ध्यान से। बालियान साहब दोबारा से दोहराइएगा 2-4 बड़े नाम। ये मैं आपको बता रहा हूं कि इतनी सारी बड़ी लिस्ट है। इसके अंदर नंबर 1 किरण, सरोज, अतुल, वार्ड नंबर इनके 4-5 सारे बीजेपी के पार्षद हैं। और बबीता संतलाल अग्रवाल, श्याम मिश्रा, आभा चौहान,
ये सारी पूरी लिस्ट है इनकी। आपने चलिए ये चलिए शायद जनता इन्हें बहुत ना 160 जानती हो, काउंसलर इनके हैं। क्षेत्र की जानती हो। आपने आदेश गुप्ता जी का जिक्र किया था, उनका आपने कहा कि अतिक्रमण उन्होंने भी किया हुआ है। क्या अतिक्रमण है, जरा बताइएगा डिटेल में, क्या आंकड़ा है आपके पास, क्या डिटेल है आपके पास? एंक्रोचमेंट है, रोड के ऊपर थड़े बना रखे हैं, रोड के ऊपर जगह घेर रखी है, कई पार्क बना रखा है। और जितने भी मैं काउंसलर्स की बात कर रहा हूं, सबके एक भी 160 में से एक भी आदमी के घर का नक्शा पास नहीं है, सिंगल आदमी का भी किसी का, किसी के घर का नक्शा पास नहीं है। और अगर एक्शन होना है तो इनके ऊपर पहले क्यों नहीं एक्शन करते, ताकि दिल्ली के अंदर एक मैसेज जाए अनऑथराइज कॉलोनियों के अंदर, नई अनऑथराइज कॉलोनियां बसे, एक्शन इनके ऊपर क्यों नहीं होता? दूसरी बात इन्होंने कहा बांग्लादेश और रोहिंग्या आगे, दिल्ली से 1400 किलोमीटर दूर से बांग्लादेशी और रोहिंग्या कैसे दिल्ली के अंदर पहुंचे? दिल्ली के अंदर पहुंचने के 1400 किलोमीटर दूर है, बॉर्डर बीच में पड़ता है, तो उन लोगों ने कैसे बॉर्डर क्रॉस किया और कैसे दिल्ली तक पहुंचे? उनको रोकने की जिम्मेदारी किसकी थी? आज उनको दिल्ली के अंदर है तो आइडेंटिफाई करने की जिम्मेदारी किसकी है? अगर उन्होंने 15 साल में अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन किया है तो उसको रोकने की जिम्मेदारी किसकी थी? भारतीय जनता पार्टी की 15 साल से नगर निगम के अंदर सरकार है। पहले तो इन लोगों ने पैसे लिए, पैसे खाए, भ्रष्टाचार किया, करप्शन किया, और आज उन मकानों आपके पास प्रूफ है तो मैं चाहूंगी अगर आपके पास इस तरह के प्रूफ है तो आप जरूर दिखाएं भी, ठीक है? मैं आपने जो कहा मैंने सुना। मोहन लाल जी, इसका जवाब। अब आदेश गुप्ता जी तो अभी गांवों के नाम बदलवाने में बिजी हैं। अब जो आरोप बालियान जी लगा रहे हैं कि भाई उन्होंने तो खुद अतिक्रमण किया हुआ है। देखिए, अभी मेरे भाई बालियान जी ने कहा कि जब आपने इनसे पूछा कि आदेश गुप्ता कौन सा अतिक्रमण है, तो उन्होंने कहा उन्होंने वो फुटपाथ पे कब्जा कर रखा है, मतलब चबूतरा बनाया हुआ है, थड़ा बनाया हुआ है, कब्जा है। अब बताइए, जब बालियान जी आम आदमी पार्टी के सम्मानित विधायक हैं, अगर ये थड़े पे मकान बनता है, अगर ऐसा समझ सकते हैं, तो मैं इस बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो जांगीरपुरी में क्या तोड़ने गए थे आप लोग? अभी दूसरी बात जो आप हम लोग चाह रहे हैं कि सबके ये जो, एक बात बताइए, नाम मैं अभी कुछ देर पहले कनॉट प्लेस के जब इनर सर्कल से इंडिया गेट के निकल रहा था, तो वहां जाकिर हुसैन मार्ग, वहां अकबर रोड, वहां फिरोज शाह रोड, क्या देश के अंदर हमारे भारतीयों ने किसी ने कोई काम नहीं किया? क्या इन्हीं के नाम से ये रोडें बनेंगी? क्या इन्हीं के नाम से मोहम्मदपुर और सुल्तानपुरी, मंगोलपुरी बनेगी? क्या हमारे देश के अंदर अपने लोग नहीं है? क्या बालियान के अपने देश के लोगों ने जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं, क्या उनके पास हमारे नाम? क्या आपको ये समझने में 15 साल लग गए? क्या आपको ये भी समझने में 15 साल लग गए? उसका पोषण कर रही है ये अंसार की, ये जो अभी 2 आदमी जो है, ताहिर हुसैन 2020 के दंगे में पाए जाते हैं, उसके बाद अभी अंसार मियां मिलते हैं 2022 में। ये आम आदमी के संरक्षण की वजह से, वरना दिल्ली के अंदर कभी भाईचारा कभी नहीं टूटा। कभी से अमित शाह इस देश के गृह मंत्री बने हैं। शाहीन बाग को सपोर्ट किसने किया? शाहीन बाग को समर्थन किसने दिया? वहां जाके आम आदमी पार्टी के अमनतउल्लाह खान ने क्यों वहां पे लोगों को संरक्षण दिया? पूछिए जरा इनसे। जिस दिन से अमित शाह देश के गृह मंत्री बने हैं, आज से पहले कभी दिल्ली के अंदर दंगा नहीं हुआ था। 2020 में दंगा हुआ, अब 2022 के अंदर हुआ। वो क्यों हुआ? क्योंकि आपके पास डेवलपमेंट के नाम का कोई काम नहीं है। अभी एमसीडी का चुनाव था, अभी एमसीडी का चुनाव था। एमसीडी के चुनाव के अंदर आप लोगों को पता था कि कोई मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है आपके पास एमसीडी चुनाव में। इसलिए आप ये हिंदू मुस्लिम ले आए, इसलिए आप ये बुलडोजर ले आए, क्योंकि आपको पता था कि 15 साल से नगर निगम में आपने कोई काम नहीं किया है, लोग परेशान थे, नाराज थे, इसीलिए आपने चुनाव टाला और चुनाव टालने के बाद सिर्फ और सिर्फ मुसलमान का मुद्दा आ गया। 2020 के अंदर तक अमित शाह के मुख्यमंत्री बालियान, ठीक है, नहीं ऐसे तो ऐसे चर्चा नहीं होगी। ठीक है, एक एक करके सुनिएगा जरा, सवालों के जवाब बहुत जरूरी हैं। अगर आप लोग इसी तरह से हुज्जत करेंगे तो फिर वक्त खराब होगा। बालियान साहब, आज आपके एक नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और ये कहते हैं कि भाई दुर्गेश पाठक जी, दरअसल ये नाम वाम बदलना और ये अतिक्रमण, नाम बदलने पे तो खैर मैं बाद में बात करूंगी, अतिक्रमण को लेकर उन्होंने एक बात कही कि दरअसल ये अतिक्रमण हटाना कुछ नहीं है, ये उगाही की जा रही है। बिल्कुल, क्या आपके पास प्रूफ है? और क्या, और देखिए लिस्ट तो हर पार्टी के नेताओं के जिन्होंने अतिक्रमण किया हुआ है, आपके पास भी कोई फोन आया है? जी, मैं बता रहा हूं आपको कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी निगम पार्षद हैं क्षेत्र के अंदर घूम रहे हैं, और इनके जो संगठन के लोग हैं वो क्षेत्र के अंदर घूम रहे हैं और लोगों को कह रहे हैं कि अनऑथराइज
जिन लोगों ने कंस्ट्रक्शन कर रही है उनकी लिस्ट बना रहे हैं, या तो हमारे को पैसे दो, नहीं तो उस लिस्ट के अंदर तुम्हारे नाम भेज दिए जाएंगे, तुम्हारे मकान टूट जाएंगे। गरीब लोगों को, दिल्ली के लोगों को डरा रहे हैं ये लोग। पहले 15 साल से अवैध वसूली करते रहे, करप्शन करते रहे, अब जाते जाते इनके दिमाग में ये है कि जितना जो भी लोगों को डरा धमका के जो कुछ भी इकट्ठा गरीब लोगों से, किसी पान की दुकान के पास जा रहे, किसी चाय वाले की दुकान पे जा रहे कि तुम्हारे ये लिस्ट बना रहे हैं, अगर लिस्ट के बाद ये सारी एंक्रोचमेंट के नाम पर इनको तोड़ देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग अभी सारी दिल्ली के अंदर कर रहे हैं। अच्छा, ऐसा क्यों करेंगे? ऐसा क्यों करेंगे ये पैसा बताइए। इकट्ठा करने के लिए। और क्या 15 साल से कर क्या रहे थे? 15 साल दिल्ली के अंदर अगर इन्होंने कुछ किया होता तो आज चुनाव आगे टलवाने की नौबत नहीं आती। चुनाव आगे टलवाने की नौबत नहीं आती अगर 15 साल में इन्हें कुछ किया होता तो। लेकिन इनको पता था कि सर्वे था अमित शाह जी के पास कि दिल्ली के अंदर बहुत बुरी हालत होने जा रही है चुनाव में, और उसी चुनाव को लेके ये चुनाव आगे टाले। अब ये हिंदू मुस्लिम का ये बुलडोजर, एंक्रोचमेंट, नहीं, लेकिन इस तर्क को अगर हम माने, एक पार्टी 4 राज्यों में जबरदस्त वापसी करती है, कैसे आप ये कह रहे हैं? क्योंकि मैं चाहूंगी आप स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स रखें, तर्क जो है वो मजबूत होने चाहिए। आप दिल्ली का, अमित शाह जी ने दिल्ली के काउंसलर चुनाव का, एमसीडी चुनाव का सर्वे करवाया। उस सर्वे में आम आदमी पार्टी को 250 सीटें मिल रही थी। पंजाब का रिजल्ट आ गया था, तो उस वजह से इन लोगों ने वो चुनाव कुछ किया तो था नहीं 15 साल में, केवल करप्शन करप्शन करप्शन, और दूसरा तो कोई काम था नहीं। तो उस चुनाव के रिजल्ट को टालने के लिए इन्होंने आम आदमी पार्टी जो चुनाव आगे कर दिए। आज आम आदमी पार्टी तो अपने डेवलपमेंट के नाम पर वोट मांग रही है कि दिल्ली में हमने काम किया, ये किया, इसलिए आप हमारे को वोट दें। इनके पास बताने कोई कुछ नहीं है। ये हिंदू मुसलमान ले आए, जात पात की राजनीति ले आए, बुलडोजर ले आए, कोई इशू नहीं है इनके पास। अब ये कोई गांव बदलने वाला नाम ले आए, कभी कुछ, कभी कह रहे हैं कि कनाट प्लेस के वहां पर इतने नाम वो रखे हुए, तो अरे चेंज करो। 7 साल से आपकी सरकार है। बांग्लादेशी 1400 किलोमीटर चल के दिल्ली में, उस पर हमने कल भी चर्चा कर ली, ना सिर्फ मुगलों के बनाए हुए नाम और गांवों पर, सड़कों के, बल्कि अंग्रेजों के नामों पर भी हमने खूब चर्चा की है कल। बाकी मेहमान भी जुड़े, लेकिन एक बार इस पर आप जवाब दे दीजिएगा मोहनलाल जी, क्योंकि आपने 15 साल कुछ नहीं किया, 15 साल एमसीडी में कुछ नहीं किया, जो आपके मित्र ने कहा, इसलिए आपको ये गांव के नाम बदलने पड़ रहे हैं, हिंदू मुस्लिम इनडायरेक्टली करना पड़ रहा है, माहौल खराब करना पड़ रहा है, इंटरनल सर्वे का वो जिक्र करते हैं, एमसीडी के भ्रष्टाचार का जिक्र करते हैं। इस वजह से आपके पास इसका क्या काउंटर है सर? देखिए, जहां तक 15 साल की बात है, 15 साल से यदि दिल्ली वालों ने भारतीय जनता पार्टी को एमसीडी दी है तो इसका पीछे साफ साफ संदेश है कि दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी से खुश है, नंबर 1। दूसरी बात, जहां तक बात नामों के बदलने की है, नाम बदले जाएंगे, बिल्कुल बदले जाएंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते कह रहा हूं, इस अब देश के अंदर ये अकबर रोड और शाहजहां रोड नहीं रहेगा। आज नहीं होगा तो कल होगा, कल नहीं होगा तो परसों होगा। हमारे देश के बहुत सारे लोगों ने बलिदान दिए हैं और हमारे देश के लोगों के नहीं, मैं एक चीज और आपसे समझ लेती हूँ। चलिए, मैं आपसे एक चीज, ठीक है, नहीं सर, मैं एक गुजारिश करूंगी, बीच में ना बोलिए। अभी आपने स्वयं कहा कि 4 प्रदेशों में तो सरकार हमने बनाई। जरा पूछो उत्तर प्रदेश में कितने इनके प्रत्याशियों में से कितनों की जमानत बची है? उनकी जमानत नहीं बची, उन्हें नोटा से भी कम वोट मिले, वो ठीक है। अभी आप मोहनलाल जी एक चीज आप अब सुनिए, मैं आपसे बार बार जो अपील कर रही हूँ, एक दूसरे को बोलने दीजिए, एक दूसरे को सुनिए। मेरी सभी मेहमानों से अपील रहती है। मैं आपसे एक चीज पूछ रही हूँ, चलिए आपने कहा 40 गाँव के नाम बदल देंगे, ठीक है, बदलिए। क्या ये इतना आसान होता है? उसकी प्रक्रिया आपने देखी है, पढ़ी है, उसकी प्रक्रिया कितनी जटिल है, खर्चा आता है, क्या रोड मैप है आपके पास उसका? क्योंकि मैं ये आपसे समझना चाह रही हूं, ये मान लिया जाए कि हमें गुलामी का प्रतीक नहीं रखना, मान लिया जाए अगर आपकी बात को, आपके पास इसका रोड मैप क्या है? क्यों नहीं माना जाए कि ये चर्चा सिर्फ एमसीडी इलेक्शन तक रहेगी, जब भी होते हैं उसके बाद ये ठंडे बस्ते में चला जाएगा? आप मुझे बहुत मजबूत जवाब दीजिएगा, ये प्रक्रिया, इसका रोड मैप क्या है आपके पास? देखिए, जहां तक प्रक्रिया की बात है, ये सब प्रशासनिक काम है, एमसीडी के अंतर्गत आएगा और एमसीडी की जो प्रक्रिया है वो पूरी होगी, उसके बाद ही होगा। ये मेरे कह देने से नहीं होगा। हाँ, जहां तक पार्टी के नाते आपने मेरी इंटेंशन पूछी तो हम इस बात के बिल्कुल पक्ष में हैं कि हमारे आज भी गुलामी का प्रतीक नहीं होना चाहिए। चाहे मैं हूं, और ये बात सिर्फ मेरी नहीं, आप चाहे पूरी दिल्ली से, पूरे देश के लोगों से पूछेंगे तो वो ये सब बोलेंगे। जहां तक बात है हमारी, अरे साहब, 3 तलाक का मामला भी, सर टॉपिक से नहीं भटकेंगे। आपने एमसीडी, आपने एक बात कही थी कि एमसीडी ने जबरदस्त काम किया। एक छोटा सा सवाल ले लेती हूं, और
भलसवा में आग लगी हुई है, जानकारी है आपको सर? हाँ बिल्कुल है। गए थे आप वहां पर या आपकी पार्टी के बड़े नेता? लगातार हमारी पूरी दिल्ली के अंदर हमारी पार्टी, हमारे कार्यकर्ता और सब लोगों की, हमारी शीर्ष लोग नेतृत्व है, उनकी सबकी नजर है उसके ऊपर। सर नजर रखकर क्या होगा? आपको मालूम है लोगों को डर है कि उनके घर तक आग ना पहुंचे, ब्लास्ट ना हो जाए, स्कूल बंद करने पड़ गए हैं, पोल्यूशन। आपके मनोज तिवारी जी आज बड़ा प्यारा सा मेल करते हैं अरविंद केजरीवाल जी को, चलिए मिलकर काम करते हैं। आपको लगता है कि ईमेल कर देने से वो जो आग लगी हुई है वो बंद हो जाएगी? आपको जानकारी है इस साल कितनी बार आग लगी है? ओखला में कितनी बार आग लगी है? अगर मैं बात कर लूं गाजीपुर में कितनी बार आग लगी है? प्रदूषण कितना बढ़ा है? एमसीडी कहाँ है? एमसीडी के अधिकारी सर गांव के नाम बदलने के लिए ऑफिसर जमीन पर है, भलसवा में नहीं जाएंगे आप? मैं बिल्कुल आऊंगा, इस बात को पूरी जिम्मेदारी से जवाब दूंगा। देखिए पहली बात तो जहां तक भारतीय जनता पार्टी के पिछले 15 सालों की बात है, लगातार ये पहाड़ जो है वो उनमें एक तरह मिट्टी अगर ढली भी है, कबाड़ ढला भी है तो लगातार कम भी हुआ है। चाहे गौतम गंभीर जी के क्षेत्र में जो गाजीपुर की लैंडफिल है उसको लगातार नीचे किया गया है, लगातार उस पर काम हो रहा है। और ये 15 साल का नहीं है, ये कम नहीं हुआ सर। एनजीटी ने नोटिस जारी किए, कहा ट्रोमल मशीनें ले आइए, उसका इस्तेमाल कीजिए। गीला कचड़ा सूखा कचड़ा ही नहीं अलग हो पाया। मीथेन गैस किस तरह से आग लग रही है, फैल रही है। क्या बातें करते हैं सर आप लोग? देखिए मैं आप इसको एक दिन का काम समझे तो एक दिन में नहीं होगा, ना तो मैं कर सकता हूं। 15 साल सर, लगता है कि 15 साल का काम है सर, 15 साल से आप। मैं वही कह रहा हूं कि मैं आपको आप ही की बात याद दिला रही हूँ। 40 साल से साहब ये दिल्ली के एरिया 2-3-4 साल जो लैंडफिल है इन्हीं पे तो कूड़ा इकट्ठा हुआ है। और अब धीरे धीरे टेक्नोलॉजी के माध्यम से, नई नई मशीनों के माध्यम से टेक्नोलॉजी तो इस्तेमाल नहीं हो रही। ठीक है, मैं आपसे बात करूंगी। बाकी मेहमान भी है, मैं एक बार उन्हें शामिल कर लेती हूँ। ठीक है, कुंवर शहजाद अहमद जी भी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ अजय शर्मा जी भी हैं और तनवीर जफर जी रिटायर्ड आईएएस अधिकारी भी हमारे साथ हैं। तनवीर जी, मैं आपको एक बार इस चर्चा में जरूर शामिल करूंगी क्योंकि कई बार विषय इतने संजीदा होते हैं। एक कोशिश हो रही है कि जो अतिक्रमण हुआ है दिल्ली में इसे हटाया जाए। जो दर्शक हमारे देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, मैं ये चाहूंगी कि जो प्रक्रिया होती है, क्या हमने लिस्ट बना ली और जाके रातों रात लिस्ट बनी और कल जाके अतिक्रमण हट जाएगा? क्या ऐसा ही होता है सर, या उसका कुछ रूल है? वो जरूर बताइएगा हमारे दर्शकों को। आप चाहती हैं मैं अभी बोलना शुरू करूं? हाँ जी बिल्कुल, आप ही से सवाल है मेरा। देखिए ऐसा है कि ये जो अतिक्रमण है ये इसके लिए एक निर्धारित प्रक्रिया है कानून में और लॉ में ये है कि इनका सर्वे होगा, सर्वे के बाद इनकी लिस्ट बनेगी, इनको नोटिस जारी होंगे, इनको मौका दिया जाएगा ये बताने का कि वो बताएं कि अतिक्रमण है या उनके पास उसके कोई संबंधित सपोर्टिंग पेपर्स हैं। अब उसके बाद अगर अथॉरिटी यानी इन दिस केस एमसीडी सेटिस्फाई नहीं होती है तो उनको शो कॉज दिया। शायद तकनीकी खराबी की वजह से जो है आपसे संपर्क हमारा टूट गया। ये प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया का जिक्र जरूर हुआ है। अजय शर्मा जी, मैं आपके पास आऊंगी थोड़ा सा। क्या अभी आप सुन पा रहे हैं? बोलिए। हाँ जफर जी बोलिए। तो ऑर्डर पास कर दिया जाता है, उसके बाद भी उन्हें अपील का टाइम होता है। जी शायद थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। अजय शर्मा जी, देखिए दो बातें हैं दिल्ली को लेकर इस वक्त चर्चा में। पहली तो ये कि अतिक्रमण हटाना है, मतलब एकदम शिद्दत से लगे हुए हैं हमारे बीजेपी के नेता, बड़ी अच्छी बात है। तो मैं इसकी टाइमिंग पे सवाल आपसे पूछूंगी। और दूसरा, ये जो गांव के नाम बदले जा रहे हैं इस पर बात करेंगे, लेकिन पहले ये जो एमसीडी और अतिक्रमण और ये जो बुलडोजर चर्चा में है, कैसे देख रहे हैं सर आप? क्या वाकई दिल्ली को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए हो रहा है या फिर ये एमसीडी इलेक्शन से पहले कोई शिगुफा है, थोड़ा माहौल बना रहे? देखिए जितना मैंने आपको सुना उस हिसाब से आपको मैं बता रहा हूँ। दिल्ली के अंदर अभी जिस तरीके से तीनों निकायों को लेकर एक काफी तीखी बहस हमने देखी और उसके बाद चुनाव टले एमसीडी के चुनाव टलने के बाद एक मैं समझता हूं कि एक माहौल बनाने की कोशिश है। मैं ये नहीं कह रहा कि एमसीडी को काम नहीं करना चाहिए, एमसीडी को काम करना चाहिए,
एक रूटीन ड्राइव होती है अतिक्रमण हटाने की, और एमसीडी समय समय पर करती भी रहती है, उसके बाद काफी शिकायतें भी आती है, वो करती रहती है। और जो डाटा हमने देखा कि लगभग जो है 8000 किलोमीटर सड़कें जो है अतिक्रमण से मुक्त की एमसीडी ने, लेकिन दोबारा से फिर से उन पर अतिक्रमण हो गया जी। यानी कि अतिक्रमण हटता चला जाता है और उसके बाद दोबारा से उस पर बनता भी चला जाता है। तो ये एक सवाल है कि यदि अतिक्रमण हट गया और अफसरों ने अच्छा काम किया तो दोबारा बना कैसे, चाहे फिर वो अवैध संपत्ति हो या फिर एक निर्माण हो या फिर रेड़ी पटरी खोमचा दुकान जूस की दुकान, कुछ भी हो सकता है जो एक होता है वो दोबारा बन जाता है। रूटीन ड्राइव के बाद ये सब चीजें दोबारा चल रही हैं। और मैं जितना मैं जानता हूँ और मैंने लोगों का अनुभव है मेरे पास में, जितना लोगों ने मुझे बताया कि एमसीडी के अंदर बिना कुछ लिए दिए कुछ होता ही नहीं है। यदि एक कर्मचारी किसी भी डिपार्टमेंट से एक नोटिस लेके जाता है तो उसकी जेब गर्म हो जाती है, वो चला जाता है। और उनका अपना एक नेटवर्क है, एक नेक्सस है जो देखता रहता है कहाँ पे क्या हो रहा है। आप ये देखें इसके अंदर ऐसे ऐसे लोग भी शामिल हैं कि अगर हम यूँ कहें कि एक सड़क है, सड़क पर यदि कुछ एनक्रोचमेंट है तो उससे एक हफ्ता या महीना तक बना हुआ है लोगों का, और इसमें बहुत सारे लोग शामिल हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही तंत्र शामिल है, उस तंत्र के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स हैं, सब मिलजुल के उसमें काम करते हैं, ये है। और जिसकी वजह से दिल्ली की जो स्थिति है वो सभी के सामने है, चाहे वो एक साउथ दिल्ली हो या नॉर्थ दिल्ली हो, ईस्ट दिल्ली हो, हर जगह एनक्रोचमेंट दिखाई देता है। ठीक है। और हम समय समय पर एमसीडी की कार्रवाई भी देखते हैं। ये लेकिन इस बार जो टाइमिंग है, इस बार की जो टाइमिंग है वो टाइमिंग इस पे इसलिए चर्चा हो रही है क्योंकि इस बार चुनाव है, और चुनाव के अंदर ये मुद्दा जो है बन रहा है कि बुलडोजर क्यों चल रहा है। क्योंकि बुलडोजर इसलिए चल रहा है क्योंकि आप कोर्ट की जो कार्रवाई है हमारे यहाँ, मैं आपके पास आती हूँ। बुलडोजर इसलिए भी चल रहा है क्योंकि बुलडोजर का बड़ा रोल उत्तर प्रदेश के नतीजों के लिए रहा है, ये बार बार इसकी बात हो रही है, ये भी कुछ लोग कह रहे हैं। तो दिल्ली में विशेष तौर पर दो विषय इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में है। एक तो एमसीडी अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई कर रही है और बाकायदा लिस्ट तैयार हो रही है, जगह भी चिन्हित कर ली गई है और फिर वहां पर इन्फॉर्म कर दिया जाएगा और बुलडोजर चलने शुरू हो जाएंगे। ये एक पहलू हुआ। दूसरा, गांवों के नाम बदले जा रहे हैं विशेष तौर पर, ताकि जो गुलामी का प्रतीक जो तर्क दिया गया है वो खत्म हो जाए। मैं क्योंकि बात कर रही थी अजय शर्मा जी, एक सवाल पे और जवाब दे दीजिएगा शॉर्ट में। ये भी बात हुई कि गांव के नाम बदले जाएंगे, इस पर ये भी क्या टाइमिंग है या बदल दिए जाए भी तो क्या आपत्ति है? देखिए, मैं इसको टाइमिंग से जोड़ के नहीं देखना चाहता कि नाम बदलने को लेकर। ये भारतीय जनता पार्टी की अपनी एक रणनीति है जो शुरू से चलती चली आ रही है, वो अपने उस पर काम करती है। यहाँ पर क्योंकि उसका मानना है कि गुलामी की जो निशानियां हैं, चाहे वो अंग्रेजों की हो या मुगलों की हो, अब मुगल साम्राज्य को देख लीजिए, बाबर से लेकर बहादुर शाह जफर तक, यहाँ पर उसके बाद जो है अंग्रेज और उसके बाद हिंदुस्तान आजाद हो जाता है। तो कुछ जो निशानियां हैं वो जो गुलामी की याद दिलाती हैं, शायद उनको बदल देना चाहते हैं, और उसके लिए जो है मैं कुछ गलत नहीं समझता इसको। मैं राजनीति से जोड़ के नहीं देखना चाहता कि ठीक है कि आप जो है चुनाव जीतना चाहते हैं इसलिए ऐसा कर रहे, नहीं। वो उनका अपना एक विजन है कि इस देश की पहचान हिंदुओं से होगी या यहाँ के लोगों से होगी, जो यहाँ की सांस्कृतिक विरासत है, धरोहर है, ऐतिहासिक विरासत है, उससे होगी। लेकिन आप यदि उसकी पहचान यूसुफ सराय से करेंगे या हौज खास से करेंगे या किसी और नाम से करेंगे तो शायद इसके ऊपर एक आपत्ति है जो कि आपको गुलामी भी याद दिलाती है। क्योंकि मुगल जो है बाहर से आए थे, तभी मैंने बाबर का जिक्र किया, बाबर से लेकर बहादुर शाह जफर तक। लेकिन जो यहाँ पर अब मुसलमान रह रहे हैं वो हिंदुस्तान के हैं, क्योंकि जो कन्वर्ट हुए हैं या फिर जो रह गए वो यहीं के मुसलमान है। तो अब उसको लेकर जो है अगर ये एक विवाद नहीं होना चाहिए, ठीक है, ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया, ठीक है। ये आप राजनीतिक नहीं मानते, ये आपकी भी बात है और ये सर आंखों पर है हर किसी का ओपिनियन, क्योंकि हम कई पहलुओं पर बात करें। तनवीर जी, आपकी बात रह गई थी अधूरी, आप प्लीज अपनी बात पूरी कीजिएगा। अतिक्रमण पर हम विशेष तौर पर बात कर रहे थे। देखिए, अतिक्रमण के बारे में आपसे बता रहा था, मैंने आपको प्रक्रिया के बारे में बताया, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है नियत। जब इंडियन पेनल कोड बना था तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी कि क्रिमिनल इंटेंट यानी मेंसरिया, नियत। आप एक आदमी को धक्का देते हैं, वो गिर जाता है,
उसकी डेथ हो जाती है। आप इस नियत से धक्का देते हैं कि वो मर जाए तो वो 302 है, अगर आपकी नियत उसको मारने की नहीं थी तो वो 304 है। उसी तरह से आप जिस नियत से आप कर रहे हैं, जहां पर दंगे हुए हैं वहां पर आपको लोगों के जख्मों पे मरहम लगाने के लिए जाना चाहिए। उनकी जो घर के लॉसेज हुए हैं, दुकान के लॉसेज हुए हैं, जो लोग इंजर्ड हैं उनको देखना चाहिए, उनका ट्रीटमेंट होना चाहिए, बजाय उसके कि आपका अतिक्रमण का दस्ता चला जाता है और सिर्फ इस प्ली पे कि जिन घरों से पत्थर चले हैं। तो ये तो कोई बात नहीं हुई, ये तो कानून को अपने हाथ में लेना हुआ। दिस इज टोटली इलीगल, बिकॉज एक बंदा अगर कोई पत्थर चला रहा है किसी छत से तो दैट डजंट मीन कि आप उस घर को ही तोड़ दें। किसी कानून में ये नहीं लिखा हुआ है। देखिए, देश में हम रहते हैं, संविधान से चलते हैं, कानून से चलते हैं। उसी कानून में यह है कि जेब काटने की सजा मान लीजिए 6 महीने है, तो जेब कट को आप फांसी पर थोड़ी लटका देंगे। मर्डर की सजा फांसी है, डकैती की सजा कुछ है। उसी तरह से हर ऑफेंस की एक सजा निर्धारित है। मैं जफर साहब एक और चीज समझना चाहती हूँ, जब इस बारे में अधिकारियों से बात हुई, क्योंकि लिस्ट तैयार हुई है अभी कि ये जगह है और यहाँ अतिक्रमण हटाया जाएगा। अगर वो मकान है या रोड के बाहर है, इनके लिए नियम अगर हम समझें, क्योंकि देखिए एक पूर्व अधिकारी से जब बात हुई तो वो कहते हैं कि अतिक्रमण हटाने के लिए जो अधिनियम है 1957, उसकी जो धाराएं हैं 321, 322, 323, 325, उसमें पहले नोटिस दिया जाए ऐसा कुछ नहीं है, वो ये कहते हैं। तो मैं ये समझना चाहती हूँ कि नोटिस मैंडेटरी है या नहीं है, क्योंकि ज्यादातर नेता कहते हैं, जब हम बीजेपी के नेताओं से बात करते हैं कि भाई वहां के लोकल इंजीनियर को तो ये अथॉरिटी है कि वो हटा सकता है। मैं ये समझना चाह रही हूँ एक बेसिक लॉ क्या कहता है। मैं देखिए आपको बता दूं, मैं उस पर भी ज्यादा देख नहीं पाया, मैं इस वक्त अमेरिका में हूं। नंबर 1, आप जो बात कर रहे हैं कि नोटिस की आवश्यकता नहीं है, वो उसमें है कि अगर सरकारी रोड को अवरुद्ध किया हुआ है, अगर सरकारी रोड को ब्लॉक कर रखा है तो उसमें आप डायरेक्ट वो कर दीजिए और तब भी नोटिस तब भी दिया जाएगा। नोटिस नहीं देने की आवश्यकता सिर्फ वहां है जहां रेहड़ी पटरी वाला लगा हुआ है, तो वहां आप अनाउंसमेंट कर देते हैं कि ये सड़कें खाली कर दो वरना हम उठा के ले जाएंगे। वहां भी रेहड़ी पटरी वाले उठा लिए जाते हैं ना। दूसरा अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन है, अनाधिकृत निर्माण जिसे आप कहते हैं। हाँ। वो आपके घर में है कि आपने घर में थोड़ा एक्स्ट्रा कर रखा है। वो बहुत से घरों में, बड़ी बड़ी पॉश कॉलोनीज में होता है, हमारे नोएडा में सब जगह है। उसके लिए आप नोटिस देते हैं, अगर वो उसको नहीं हटाता है तब उसको तोड़ने के लिए डिमोलिशन ऑर्डर किया जाता है। बिना नोटिस के ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। आप सिर्फ बिना नोटिस के जो सड़क के ऊपर जो ऑब्स्ट्रक्शन है उनको हटाया जा सकता है, सरकारी सड़क के ऊपर, सरकारी संपत्ति के ऊपर। इवन सरकारी संपत्ति में भी एक लॉ है कि आप उसको नोटिस देंगे तभी आप खाली करा सकते हैं। ठीक है, बिना नोटिस के कोई प्रोविजन है नहीं। ठीक है। और बहुत शॉर्ट में एक और चीज बताइएगा, ये जो गांव के नाम बदलने को लेकर लिस्ट तैयार हो रही है, इसकी भी एक प्रक्रिया होती है और ये बहुत बड़ा फाइनेंशियल एक पूरा एक प्लान होता है। आपको न सिर्फ उस गांव के या उस डिस्ट्रिक्ट के बैंकों की बात करें, डाक की बात करें, स्कूलों की बात करें, लोगों के मकानों का सब कुछ बदलना पड़ता है। तो ये क्या एक पॉलिटिकल ही स्टंट है या आपको लगता है कि नहीं इस पर काम किया जाएगा या किया जाना चाहिए? नाम बदलना मैं समझता हूँ सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट है, क्योंकि इसमें नाम बदलने की आवश्यकता क्या है? फिर वही बात है नियत की। आप इस समय नाम क्यों बदलना चाहते हैं और रीजन क्या है नाम बदलने का? कौन सी गुलामी का प्रतीक है वो? अगर ऐसी कोई बात है तो आप उसको एक्सप्लेन करिए, पब्लिक शुड नो इट। अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो आपका रीजन, उसका मतलब कुछ और है, आपके उसके बदले कुछ और करना चाहते हैं। मतलब मैं नहीं समझता नाम बदलने से क्या हो जाएगा। ठीक है, मैं इस पर जवाब पड़ जाएगा नाम। ठीक है सर, मैं जवाब लूंगी। कुंवर शहजाद अहमद जुड़े हमारे साथ, थोड़ा देरी से जुड़े, माफी चाहेंगे शहजाद जी। देखिए, दो चीजें हो रही हैं दिल्ली में और कांग्रेस का स्टैंड हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक तो लिस्ट बन गई है और नाम बदल दिए जाएंगे, 40 गांव का नाम भी आपने पढ़ लिए होंगे। दूसरी बात यह कि एमसीडी सुपर एक्टिव मोड में काम कर रही है। 1 इंच भी कहीं पर अतिक्रमण अगर है तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तमाम अधिकारी जमीन पर हैं। आपको लगता है कि ये सच में दिल्ली की बेहतरी के लिए काम हो रहा है या फिर एमसीडी इलेक्शंस में माहौल बनाने के लिए? मैम, सबसे पहले फोन में बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है नेटवर्क में, तो जितना मैं अभी समझ पाया हूं तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, क्या भाजपा सरकार जगहों के नाम ही बदल रही है या फिर बेरोजगारी का भी नाम बदलना चाह रही है? इस टाइम युवा बेरोजगार है, महंगाई सर से ऊपर जा चुकी है, तो इसका भी नाम बदल कर आप कुछ कर दें भाजपा सरकार।
और रही बात एमसीडी के एक्टिव मोड की होने की, तो मैम आप एक बात बताइए, 15 साल से भाजपा सरकार एमसीडी के अंदर है, क्या वो आज ही जागी है कि कहां पर क्या है कहां पर क्या नहीं? और जहांगीरपुरी इलाके में मैं माफ कीजिएगा, मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेके जा रहा हूं। जहां पे जहांगीरपुरी के अंदर एक घटना होती है, उस घटना पे मरहम लगाने की बजाय आप विदाउट नोटिस आप वहां पर बुलडोजर लेके पहुंचते हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? आपको भाइयों को आपस में गले लगवाना चाहिए या भाइयों के अंदर दूरी करवानी चाहिए? आज भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है, चारों तरफ से घुट चुकी है, तो इसी तरीके से वो लोगों का माइंड डाइवर्ट कर रही है। ये देश को बांटने का काम है, एक भाई को दूसरे भाई से लड़ाने का काम है। अगर भाजपा को वाकई या एमसीडी को बुलडोजर चलाना है तो वो महंगाई पे चलाए ना, वो बेरोजगारी पर चलाए। हम भाजपा के साथ खड़े हैं। यहाँ पे देश को आगे बढ़ाने की बात होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर देश को आगे बढ़ाने की बात ही नहीं कर रहे। नई नीति की बात ही नहीं की जा रही, युवाओं को कैसे रोजगार दिया जाए उसकी बात ही नहीं की जा रही। ठीक है, आपकी आवाज जो है हम ठीक करने की कोशिश करते हैं, काफी ज्यादा शोर है उसमें। मोहनलाल गिहारा जी, आपने सभी को सुना बड़े ध्यान से और बार बार जो है सुई टाइमिंग को लेकर घिरती नजर आ रही है। अब देखिए, जब अतिक्रमण पर बात होती है, जो लिस्ट आपने बनाई है, तो फिर वही सवाल कि आपको 15 साल लग गए, और अगर आप नाम बदलना चाह रहे हैं तो उसका रोड मैप क्या है? क्या यहां से आप जवाब देंगे इस मंच के जरिए कि ये माना जाए कि नहीं, ये पॉलिटिकल शिगुफा नहीं है, एमसीडी इलेक्शन के बाद ऐसा नहीं कि इसकी चर्चा नहीं होगी, तभी तक का ये मुद्दा नहीं, ये आप इस मंच के जरिए क्या कह के जाएंगे? देखिए, मैं फिर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली का प्रवक्ता होने के नाते बहुत जिम्मेदारी से एक बात कह रहा हूं। अभी अभी आपने कहा क्या ये चुनावी स्टंट है? आज मैं आपको बता दूं कि एमसीडी का चुनाव ना तो अगले महीने है, ना 2 महीने में पता है, ना 6 महीने का पता है, ना साल भर का पता है, ना 2 साल क्या होना है। यदि कहीं विधानसभा का चुनाव होता या लोकसभा का चुनाव होता 2 महीने के बाद और आप ये बात कह रहे होते, या मेरे जो भाई अभी कांग्रेस के और सामने हमारे भाई बालियान जी इस बात को कह रहे हैं कि चुनावी स्टंट है, तो ये अच्छे समझ लें कि भी एमसीडी के चुनाव का पता ही नहीं है। अच्छा, कब तक होंगे दिल्ली वालों को बता दीजिए, कोई जानकारी है क्या? कब हो रहे हैं एमसीडी के चुनाव? अच्छा, ये बता दीजिए। मैं कह रहा हूं, ये तो अमित शाह जी के हाथ में, केंद्र सरकार के हाथ में है। वो 6 महीने में कराएगी, साल में कराएगी, 2 साल में कराएगी। गोपाल राय जी आज बोल रहे थे, गोपाल राय जी, हमने स्टेटमेंट भी चलाया है, वो ये कह रहे थे कि दरअसल बीजेपी को ये मालूम है कि चुनाव आज हो या साल बाद हो, हम आने वाले तो नहीं है, उससे पहले जितना हो सके लूट लिया जाए। ये उनका स्टेटमेंट है, मैं बस कोट कर रही हूँ। देखिए, मैं गोपाल जी को भी याद दिला दूं, बालियान जी भी मुस्कुरा रहे हैं कि गीता रावत किसकी निगम पार्षद है? निगम पार्षदों के ऊपर आप आरोप लगाते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कोई एक भी निगम पार्षद कोई पकड़ा गया क्या? या आपने किसी के खिलाफ कोई आपने भ्रष्टाचार का कोई केस दर्ज कराया क्या? एक बता दीजिए मुझे पिछले 15 साल में भारतीय जनता पार्टी और इनके एक निगम पार्षद बकायदा रंगे हाथ पकड़े गए हैं। देखिए, दूसरी बात जो आपने कही थी, बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि नाम बदलने की, महरौली से नाम बदलने के लिए तो आज दिल्ली में रह के, अगर दिल्ली देश की राजधानी है और दिल्ली की आप इंडिया गेट पे जाएंगे और वहां अकबर रोड लिखा रहेगा, तो ये क्या मतलब हुआ? क्या इस देश के अंदर कोई महापुरुष नहीं हुआ क्या? हम अकबर रोड, चलो जब कांग्रेस ने एक वोट बैंक समझते हुए उस समय पे किया, लेकिन आज बालियान जी बैठे हैं, क्या बालियान जी से पूछ लीजिए कि क्या वो चाहते हैं अकबर रोड रहे? क्या वो इस बात से सहमत हैं? क्या ये हौजखास रहे? बालियान जी तो क्योंकि हमारे जाट समुदाय से आते हैं, जाट तो सबसे पहले आगे खड़े होते हैं और कहते हैं कि नहीं, ये मुगलों के प्रतीकों को हटाना चाहिए, बिल्कुल हटाना चाहिए। और देखिए, जहां तक बात भारतीय जनता पार्टी की है, तो भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में धीरे धीरे अपना काम कर रही है। आप बालियान साहब के सवाल से फिर भी भाग रहे हैं। एमसीडी के चुनाव कब होंगे ये तो बात की बात है, लेकिन एमसीडी कहां है अगर दिल्ली में अतिक्रमण होने दिया गया? गाड़ी की पार्किंग पर भी पैसे खाए जाते हैं सर। आप दिल्ली का कोई कोना उठा लीजिए,
हर जगह यही स्थिति है। फिर एमसीडी में कौन है? क्यों ये सवाल नहीं होगा? बालियान साहब, ठीक है, मैंने आपकी बात सुनी, ठीक है। बालियान साहब, अगर आप देखें ना, बालियान साहब, रोड के ऊपर मैं एक बात पूछना चाहता हूं, के गाँव का नाम बदलने की बात कर रहे हैं कि भाई ये मुगलों ने इनके गाँव के नाम चेंज किए, तो लाल किला और कुतुब मीनार को भी तोड़ेंगे क्या? क्या राष्ट्रपति भवन अंग्रेजों ने बनाए थे, क्या उनको भी तोड़ोगे? बालियान साहब, नाम बदलने की बात हो रही है। हम और आप इसी देश में रहते हैं बालियान साहब। मैं आपसे पूछ रहा हूं, लाल किला और कुतुब मीनार भी तो मुगलों ने बनाया था, उसका क्या करोगे? क्या उसको भी तोड़ेंगे? लाल किला हमारी धरोहर है, बट उस पर नाम ऐसा नहीं है। नहीं, ग्यारह जी ने जाट कार्ड खेलने की कोशिश की है, थोड़ा कुछ धरोहर किसने बनाई थी? आप मेरी बात, किला का नाम होगा तो बदला जाएगा बालियान साहब। किसने ग्यारह जी आप सुन लीजिएगा प्लीज, बीच बीच में अगर हम बोलते हैं तो फिर किसी और व्यक्ति की आवाज नहीं आ पाती, प्लीज। मैं कह रहा हूँ लाल किला और जो कुतुब मीनार है वो भी मुगलों ने बनाई है, क्या उसको भी तोड़ेंगे? अभी आप कह रहे थे अंग्रेजों के बनाई हुई, उसके बाद राष्ट्रपति भवन आपका सारा लुटियन जोन अंग्रेजों ने बनाया है, तो क्या उसको भी तोड़ेंगे? अरे बालियान साहब, एक बात देखिए, एक बात आपको बता दूं, डेवलपमेंट के नाम की बात कीजिए कि दिल्ली के अंदर विकास कैसा हो, दिल्ली के अंदर काम कैसे हो, अच्छे काम कैसे हो। आज गाजीपुर बॉर्डर देखिए, आज जीटी करनाल रोड देखिए, अगर कोई आदमी देश की राजधानी के अंदर आता है तो उसके पास क्या मैसेज आता है कि इतने बड़े बड़े कूड़े के ढेर लगे हैं, डेली आग लगती है, वो कूड़े के ढेर नहीं हटा पा रहे हैं। आप डेवलपमेंट के नाम पर बात नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ और सिर्फ आपका ये पता था कि चुनाव में क्या होना, तो आप उसको हिंदू मुस्लिम पे ले आए, जात पात पे ले। वो मेरा आपसे कहना है, मेरा आपसे कहना है कि अगर आप डेवलपमेंट के नाम से अगर वोट मांगते चुनाव से भागते नहीं, आप चुनाव से भागते। ग्यारह जी आप मुझे लगता है आप टॉपिक से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। आप एमसीडी सर्वे की और इस पे रहिए, आप एमसीडी पे रहिए विशेष तौर पर। हाँ, प्लीज। कि 250 सीटें आम आदमी पार्टी जीत रही है, इसलिए आपने चुनाव डिले कराया। अभी आप कह रहे हैं कि चुनाव का तो अमित शाह जी बताएंगे, 1 साल बाद करा लेना, 2 साल बाद करा लेना, जितना लेट कराओगे उतनी आम आदमी पार्टी की सीटें बढ़ती जाएंगी। आप चिंता मत कीजिए, अभी राजेंद्र नगर विधानसभा का चुनाव है, नाई रे नाई तेरे सर पे कितने बाल सामने आ जाएगा। अगर आपकी जमानत भी बचा है ना राजेंद्र नगर पे, तो जो मर्जी कह देना। आप देखना उस चुनाव का अगर आप उस चुनाव को आगे मत करवा देना, आप उस चुनाव को आगे मत करवा देना, उसका रिजल्ट आपको इतनी चलिए आप रिजल्ट अभी बहुत जल्दी होगा इन बातों को कहना, इस बात पे अपन बहस नहीं करते, लेकिन जब रिजल्ट होगा तब आपने जो कहा है ना कि नाई के कितने बालो जजमान सामने आ जाएंगे, वो आपके भी सामने आएंगे क्या होने जा रहा है। और अब आप डेवलपमेंट की बात कीजिए, दिल्ली के चारों तरफ कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, दिल्ली लोगों अनऑथराइज्ड कॉलोनियों में गंदगी है और कूड़े की गाड़ियां नहीं आती हैं। आप माध्यम से बात कहता हूँ, सुनिए, आप राजेंद्र नगर पे केजरीवाल जी को लड़वा लीजिए, अगर केजरीवाल जी जीत के दिखा दे तो जो कहेंगे वो करूंगा। ये आप लोगों ने दिल्ली चुनाव में भी कहा था, जमानत क्या हुआ आप लोगों के साथ, क्या हुआ? और दिल्ली के लोग अच्छा, ये तो आपको भी पता है कि दिल्ली के चुनाव टाले क्यों हैं, आपको भी पता है ना। अगर दम है तो एमसीडी के चुनाव करा के देखिए, ठीक है, इनके पास अब डेवलपमेंट की कोई चीज नहीं। मैं तो दोनों ही दलों से जिस तरह के जवाब की उम्मीद है वो नहीं नजर आ रही। ठीक है शहजाद अहमद, ठीक है शहजाद अहमद, क्या आप लोगों का मकसद सिर्फ चुनाव लड़ना रह गया कि चुनाव लड़े, लोगों को बेवकूफ बनाया और घर में जाके बैठ गए? बात करिए ना, दिल्ली के विकास की बात कीजिए, देश के विकास की। आप बेरोजगारी के मुद्दे के ऊपर बात नहीं करते। आम आदमी पार्टी वाले भी और भाजपा वाले भी चुनाव लड़वा लीजिए, विकास की कौन बात करेगा आकर? वहीं जहांगीरपुरी में जहां दंगा होता है, वहीं आपकी आतिशी राघव चड्डा जी ये बोलते हैं कि वो रोहिंग्या बांग्लादेशी हैं। अगर आप उन्हें रोहिंग्या बांग्लादेशी बोलते हैं तो आप ऑन रिकॉर्ड पे आके बोलिए, आप उनसे वोट नहीं मांगेंगे। वोट भी तो आप मांगने जाते हो ना, जब वोट मांगने जाते हैं तो आपके भाई कैसे बन जाते हैं? जहां दिल्ली को आपकी जरूरत पड़ी तो आप बैकफुट पे रहे। आपको सोचना पड़ेगा। वहाँ पे भाजपा सरकार से एक बात कहता हूँ, वो ब्रिटिश लोगों के जो नाम रखे गए उनको कब बदलेगी? क्या उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट से कुछ ज्यादा ही प्रेम था क्या कि वो जो अंग्रेजों ने जो नाम रखे गए उनको वो नाम नहीं बदलना चाहती? आप इसको तो जवाब दीजिए ना। क्या नाम बदलना ही अगर विकास है तो बताइए आप, तो आप विनाश का नाम विकास रख दीजिए। मैं आपसे बिल्कुल
मैं बिल्कुल आपसे सीधी बात कर रहा हूँ कि आप अंग्रेजों के दिए हुए नामों को कब बदलेंगे? आप करिए, कब डेवलपमेंट बदलेंगे? की आप बात करिए, दिल्ली को आप किस नहीं तरीके से बदलेंगे आगे वो नाम लेके आप। आए, वो डेवलपमेंट करिए, की बात करिए, दिल्ली में अच्छे स्कूल हो, अच्छे अस्पताल हो। तीनों ही आम आदमी पार्टी ठीक। ने और भाजपा ने देश को बर्बाद किया है, दिल्ली को बर्बाद किया है। जो दिल्ली जिस रफ्तार से चल रही थी उसको थाम दिया है। सिर्फ इन लोगों को इलेक्शन लड़वा लो, लाखों करोड़ रुपए के एडवर्टीजमेंट करा लीजिए, 2 रुपए के काम पे 100 रुपए का एडवर्टीजमेंट करा लीजिए आप, लेकिन युवाओं को बेरोजगार कर दिया है, युवाओं को रोजगार से महरूम कर दिया है आपने। ठीक है, ठीक है, इस पर मैं जवाब ले लूंगी। ठीक है, ठीक है, तनवीर जी को मैं लेकर आऊंगी। वो काफी समय से, प्लीज बीच में मत बोलिए एक दूसरे के, क्योंकि वक्त खराब होता है और किसी की बात बाहर नहीं जाती। मुझे फेडर जो है वो हमारी पीसीआर टीम डाउन करेगी खामखा। तनवीर जी, जो इस तरह के इश्यूज होते हैं, स्पेशली सेंटिमेंट, विशेष तौर पर, अपने आप में शब्द मुकम्मल है, आप समझ रहे होंगे इस चीज को, उनके साथ किस तरह से मैं ये तो नहीं कहूंगी कि इस्तेमाल किया जाए, लेकिन उनका कहाँ पर मुनासिब समझा जाता है उसको रखना, सेंटिमेंट्स को खास तौर से आगे करना। ये जो इश्यूज हैं, देखिए दिल्ली में अतिक्रमण वाकई बड़ी समस्या है, लेकिन जवाबदेही तो एमसीडी की है ना, उस पर हम जवाब नहीं सुन पा रहे हैं। अगर आप नाम बदलना चाह रहे हैं, ठीक है, आपका उसके लिए क्या रोड मैप है, उसका भी जवाब नहीं है। तो दोनों ही सूरत में क्यों ना इसे सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट माना जाए? मेरा एक बिल्कुल ही न्यूट्रल सा एक सवाल। नहीं, आपके सवाल का जवाब बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर कोई प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन नहीं है तो भी यही माना जाएगा कि एक स्टंट है। नंबर 2, मैं तीनों पॉलिटिकल पार्टीज की बातें सुन रहा था। देखिए, मैं तो ब्यूरोक्रेट रहा हूँ और मैं ना पहले किसी पॉलिटिकल पार्टी से अलाइन था, ना मैं अब हूँ। हमारा तो रोल ये रहा है कि उनके हफीज बेरटी साहब का शेर था कि उनका काम वो अहले सियासत जाने, हमारा तो पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। तो हम लोगों का काम तो हमेशा एक न्यूट्रल रह के और सारे सोसाइटी में को एक रखना होता है, सोसाइटी को जो बेस्ट पॉसिबल है सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए करना होता है। खाली नाम बदलने से इन सब से कुछ नहीं होने वाला है। जब तक कि आप जहनियत नहीं बदलेंगे तब तक कोई फायदा नहीं नाम बदलने से। मैं सुन रहा था बाबरों, उनकी मुगल बादशाहों की, बाबर से बहादुर शाह जफर तक। अरे भाई, बहादुर शाह जफर तो पहले स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के नेता थे, उनके तो बेटों के सर काट दिए थे अंग्रेजों ने। आप उनको भी सब शामिल किए दे रहे हैं एक ही कैटेगरी में। अगर एक किंग जो है वो बदनाम रहा है तो आप सारे उनको बदनाम थोड़ी कर देंगे। दिल्ली का एक आदमी अगर मान लीजिए मर्डर रेप करता है तो सारे दिल्ली वासी थोड़ी हो गए मर्डर रेपिस्ट। तो जो अच्छे काम हुए उनको भी एक्नॉलेज करिए, ऐसा नहीं है। हर पीरियड की अपनी अपनी एक खासियत रही है, हर पीरियड की अपनी एक देन रही है, उसी को हम धरोहर कहते हैं। और वो धरोहर हमें आप किताबों से हटा दीजिए, लेकिन वो हट नहीं सकती। जो हिस्ट्री है वो रही है, और उनके किसी के साथ बाबरों मुगलों ने ये किया तो इनके साथ ये करना चाहिए। उनकी सजा जो है आज के आदमियों को आप क्यों दे रहे हैं? इंडिया के जो मुस्लिम्स हैं वो सब बहुत पुराने कन्वर्टेड, हमारे पुरखे कन्वर्ट हुए होंगे, हम लोगों का डीएनए एक है, तो उस पर इतनी लड़ाई की क्या जरूरत है? मेरी तो समझ में नहीं आता ये बात। ठीक है, आपने काफी गंभीर बात कही। अजय शर्मा जी, अब आप, क्योंकि जब हम एमसीडी के विषय पर बात करते हैं, इंक्रोचमेंट अगर हुई और कितना पैसा एमसीडी के पास जाता है, निर्माण को लेकर तमाम तरह के सवाल जब उठते हैं, एक रोड मैप तो होना चाहिए ना कि ये ना हो, लेकिन पहले होने दिया जाए फिर हल्ला मचाया जाए। जीनत, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। इसीलिए मैंने जब पिछली बार बात कही तो मैंने कहा कि यदि एनक्रोचमेंट जब ड्राइव चलती है, हटाया जाता है, उसके बाद दोबारा क्यों हो जाता है एनक्रोचमेंट? यानी कि करप्शन तो है, अधिकारी तो मिले हुए हैं, कर्मचारी मिले हुए हैं, होने दिया जाता है। हम कह रहे हैं कि आपने एक तरफ से उसको साफ कर दिया, आप इस बात की गारंटी कौन देगा कि दोबारा वहां पर एनक्रोचमेंट नहीं होगा? इसकी भी तो गारंटी होनी चाहिए। और दूसरी बात, ये जो बुलडोजर चल रहा है, ये बुलडोजर उन कर्मचारियों या अधिकारियों के ऊपर भी चलना चाहिए जिनकी इसमें सहभागिता थी, जिसकी वजह से एनक्रोचमेंट हुआ। तो ये सिर्फ एक उस व्यक्ति के ऊपर कि आप देखें, जो अभी हमने तस्वीरें देखी हैं कि जो आ रही हैं कि आप लोग अपने रोते बिलखते चेहरे हम देख रहे हैं, लोग अपने पेपर दिखा रहे हैं, लोग परेशान हैं। भाई ठीक है, आपने उनसे पैसे लिए, जैसे भी अपने बनने दिया, बनाने दिया, करने दिया, लेकिन
उन कर्मचारियों की जवाबदेही किसकी है, ये भी जवाबदेही तय होनी चाहिए। मैं इस पर भी चाहता हूँ। दूसरी बात, ये जो सारी चीजें हैं, इसके कवायद है कि भाई ठीक है, तो अभी जो हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी जो है आपस में नूरा कुश्ती में उलझी हुई है, दिखाई दे रही है कि ठीक है भाई चुनाव लड़ लेते हैं, 15 साल तुम रह लिया, अब हमें मौका दे दो, अब हमें आ जाने दो। लेकिन वहां पर जो करप्शन है उसको हटाने का रोड मैप अभी तक किसी भी पार्टी ने के पास नहीं है। यही मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ सर। वक्त की थोड़ी सी बंदिश है, मैं शॉर्ट में कमेंट ले लेती हूँ। मोहनलाल जी, आपने कहा कि अगर चुनाव हो जाए तो अरविंद केजरीवाल जी हार जाएंगे। अरविंद केजरीवाल जी ने एक बात कही थी, मैं इसलिए कोट करूं कि शायद अभी जरूरत है इस चीज की। उन्होंने कहा था पिछले दिनों कि एमसीडी के आज इलेक्शन करा ले और बीजेपी जीतती है तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। ठीक है, उन्होंने कहा था। मैं आपको सिर्फ याद दिला रही हूँ। अभी सुन लीजिए सर, आप बहुत सुनते नहीं है, मैं आपको क्या कहूं, सुनिए ध्यान से जरा। सवाल मेरा, जिन लोगों के लिस्ट तैयार हुई है, कल बुलडोजर जहां जाने वाला है, उन्हें नोटिस दिए गए हैं क्या, और वो जगह बता दीजिए। आपकी बात पूरी हो गई, मैं बोल लूं? हाँ जी बिल्कुल। एक तो जो आपने बड़ी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, अरविंद केजरीवाल जी को जरा याद दिला दीजिएगा चुनाव के बाद भी कि आपने क्या कहा था, क्योंकि वैसे उनका कोई ठीक ठिकाना तो है नहीं, वो कब किस बात पे मुकर जाएंगे हम सब जानते हैं। दूसरी बात देखिए, जहां तक लिस्ट की बात है, बुलडोजर की जो आपने बात कही, बुलडोजर वहां जरूर चलेगा जहां अतिक्रमण रोड के ऊपर है, जहां अतिक्रमण सड़क के ऊपर है, जहां अतिक्रमण पार्क के ऊपर है, वहां बुलडोजर चलेगा चलेगा चलेगा। ये होने कौन देता है, ये होने कौन देता है, ये भी बता दीजिए जल्दी से सर, टाइम नहीं है। देखिए ये बात आपने बहुत अच्छी पूछी। शाहीन बाग के अंदर अतिक्रमण हुआ, शाहीन बाग में 2 महीने 4 महीने लगातार चला, किसने कराया? अमानतुल्लाह खां। सबने देखा है किस तरह से वहां आम आदमी पार्टी के विधायक। सर, धरना प्रदर्शनों की बातें करके आप बच रहे हैं, पूरी दिल्ली की बात करते हैं ना। अच्छा चलिए, शाहीन बाग का भी नाम है, अभी वहां पर भी होने वाला है ना, कब जा रहे हैं आप लोग, बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिएगा। देखिए, मैंने कहा ये देश के अंदर रोहिंग्या और बांग्लादेशियों का जहां जहां अतिक्रमण है, 1-1 इंच साफ की जाएगी, और वो मेरे और आपके लिए नहीं है, वो दिल्ली वालों के लिए है, उस देश के लिए है। शाहीन बाग अब दोबारा नहीं खड़ा होने दिया जाएगा। ये बुलडोजर इसी काम के लिए तो बनाया गया है। इस काम के लिए नहीं होता सर, जायज कामों के लिए होता है बुलडोजर। ठीक है, नहीं आप अगर आप धरना, भारत एक लोकतांत्रिक मुल्क है और ये अहंकार की जुबान है, ये अहंकार की जुबान है। इन्वेस्टिगेट कीजिए जहां पर नियमों की धज्जियां उड़ाई गई, लोगों अतिक्रमण तो हटाइए, लेकिन जो अधिकारी शामिल हैं, जो नेता शामिल हैं, और आम जनता नहीं, जिन नेताओं के घरों पर भी अतिक्रमण है, सब पे चलाइए बुलडोजर। चलिए, वक्त की बंदिश है, वक्त की बंदिश है। बहुत शुक्रिया आप सभी जुड़े हमारे साथ। निष्पक्ष हो सारी चीजें, आम जनता हो चाहे नेता हो, अगर किसी ने अतिक्रमण किया है तो बुलडोजर चलाइए, जरूर चलाइए, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन सिर्फ माहौल बनाना ये ठीक नहीं है।